Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Kaisar Farooq. I am going to deliver a presentation topic on theory of disinfection. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी डिसइंफेक्शन की थ्योरी है इसकी हम डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पैथोजेन्स भी बोलते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होती है जिसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस इज दैट जो स्टरलाइजेशन होती है उसमें हम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, लेकिन हमारे पास जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है इसमें हम सिर्फ पैथोजेन्स को रिमूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इट इज द मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर। ये जो हमारे पास डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसके मेथड्स पे। पहले हम माइनर मेथड्स इसके डिस्कस करेंगे और माइनर मेथड्स में सबसे पहले आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग इट इज अ टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड, लेकिन ये हम ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं करते हैं। द रीजन इज दैट इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। फर्दरमोर वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होती है और उस वजह से भी हम ये ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली होता है। द सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आर इफेक्टिव इन किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यील्डिंग ट्रूली स्टरलाइज्ड वाटर। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, अल्ट्रावायलेट रेज भी फ्यूचर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। फर्दर उनके लिए हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट ज्यादा आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड माइनर मेथड है वो है ट्रीटमेंट विद ओजोन। ओजोन हमारे पास एज यू नो उसमें O3 उसकी फॉर्मूला है और वो ब्रेक डाउन होता है नेसेंट ऑक्सीजन में। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो डिसइंफेक्शन कैरी आउट करता है। इसके अलावा जो ओजोन का जो मैकेनिज्म रहता है डिसइंफेक्शन को कैरी आउट करने का वो ये है कि वो सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। एज ए रिजल्ट जो उसमें एंजाइम्स होते हैं वो डिसिपेट आउट होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मतलब डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड होते हैं। इसके बाद ओजोन की सबसे बड़ी खासियत ये है ये प्लीजेंट टेस्ट वाटर में इंपोर्ट करता है। जो बाकी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो प्लीजेंट टेस्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लीजेंट टेस्ट इंपोर्ट करता है। इसका जो डोज रहता है वो होता है 2 to 3 ppm एंड इसका जो इसकी बड़ी एडवांटेज है ये फ्यूचर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट नहीं करता है, इसलिए हम इसको ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो है ट्रीटमेंट विद KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इट इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द डिसइंफेक्टेंट्स। इसकी सबसे कम ये ताकत होती है तमाम डिसइंफेक्टेंट्स में। ये हम वहां यूज करते हैं जहां लेस पोल्यूटेड वाटर होता है, यूजुअली इन वेल वाटर सप्लाईज इन विलेजेस। इसका जो डोज रहता है डोज इसका रहता है 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर एट ए कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर्स। इसके बाद हमारे पास और एक मेथड है एसिडिक एंड एल्कलाइन। अगर हमारे पास वाटर में एसिडिक मीडियम है या हमारे पास एल्कलाइन मीडियम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से भी हमें एक स्टरलाइज्ड वाटर मिलता है। लेकिन दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसलिए हम इसको ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं करते हैं। फर्दरमोर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मेटालिक आयंस। मेटालिक आयंस लाइक Ag पॉजिटिव सिल्वर का जो आयन होता है उससे भी हम ये डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता है क्योंकि ये जो मेटालिक आयंस हैं ये टॉक्सिक इन नेचर होते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं रहते। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वह है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मेजर ट्रीटमेंट होता है डिसइंफेक्शन का। इसका रीजन ये है, सबसे पहले जो क्लोरीन है ये चीप होता है, सेकंड इट इज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। अब हम देखेंगे ये जो क्लोरीन है ये कैसे एक्शन करता है। क्लोरीन को जब हम वाटर में डालते हैं ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ये बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक डाउन होता है इनटू H पॉजिटिव एंड OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइड आयन।
ये जो हमारे पास Cl2, HOCl एंड OCl, इन तीनों को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। इन तीन फॉर्म्स को हम फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। और इन तीन फॉर्म में सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होता है वो होता है HOCl। इट इज अबाउट 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन हाइपोक्लोराइड आयन। इसके अलावा ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मैकेनिज्म रहता है डिसइंफेक्शन को कैरी आउट करने का, वो ये है, इट एंटर्स इनटू द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले सेल वॉल के अंदर, उसके थ्रू अंदर जाता है। उसके बाद ये एंजाइम्स को, जो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रिमूव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जो हमें पीएच रखना पड़ता है डिसइंफेक्शन के दौरान, वो हम स्लाइटली लेस देन 7 रखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्लोरीन होता है वाटर में एज यूजुअल उसमें अमोनिया प्रेजेंट रहता है, तो ये क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और ये वहां पे बनाता है क्लोरामाइन्स। उनमें 3 कंपाउंड्स के लिए बनते हैं, जिनमें मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन एंड ट्राइक्लोरामाइन ये कंपाउंड्स बनते हैं। इनमें इन 3 कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहता है वो है डाइक्लोरामाइन, उसके बाद मोनोक्लोरामाइन और उसके बाद ट्राइक्लोरामाइन। अब हम देखेंगे वो फॉर्म्स जिनमें हम क्लोरीन को पानी में डाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी पहली फॉर्म है वो है फ्री क्लोरीन। फ्री क्लोरीन हम पानी में डालते हैं इन लिक्विड फेज। इसका रीजन ये है, ये जो लिक्विड फेज में हम क्लोरीन पानी में डालते हैं, इसकी लिक्विड फेज की जो हैंडलिंग होती है वो इजी होती है, इसी वजह से हम इसको लिक्विड फॉर्म में डालते हैं पानी में। इसकी जो दूसरी बड़ी क्वालिटी है, ये स्लज फॉर्म नहीं करता है। एज यू सी इन द रिएक्शन, ये जो हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे कोई स्लज नहीं बनता है, यहाँ पे HCl और HOCl बनता है, तो यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए हम ये लिक्विड फॉर्म में डालते हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती है ड्यूरिंग स्टोरेज। फर्दरमोर ये जो हमारे पास क्लोरीन होता है, ये हाईली सेंसिटिव टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री होगा तो ये फ्रीज हो जाता है, और अगर टेम्परेचर मोर देन 92 डिग्री होता है तो उस टाइम ये उस कंटेनर को बर्न करता है जिसमें ये प्रेजेंट होता है। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है क्लोरीनेशन के लिए वो रहता है 32 डिग्री टू 48 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इंडिया की कंडीशंस में ये ज्यादा फीजिबल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब हमारे वाटर में फिनॉल प्रेजेंट होता है तो फिनॉल के टाइम हम फ्री क्लोरीन को यूज नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है, जब फिनॉल प्रेजेंट होता है वाटर में, उस टाइम क्लोरीन फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और ये बैड ऑर्डर एंड टेस्ट ये इंपोर्ट करता है वाटर में। एज ए रिजल्ट हम ये उस टाइम यूज नहीं कर पाते हैं। जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है वो है क्लोरामाइन्स। क्लोरामाइन्स हम उस टाइम वाटर में यूज करते हैं जब फिनॉल प्रेजेंट होता है। ये इसका जिसकी जो बड़ी खासियत है वो ये सेफगार्ड करता है फ्यूचर कंटेमिनेशन को, क्योंकि ये रेजिडुअल इन द फॉर्म ऑफ रेजिडुअल प्रेजेंट रहता है वाटर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा हमारे 2 फॉर्म्स होते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन डाइऑक्साइड इज 2.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फ्री क्लोरीन, लेकिन ये हम ट्रीटमेंट प्लांट में ड्यू टू इकोनॉमी हम इसको यूज नहीं करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर में स्लज फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से हम ट्रीटमेंट प्लांट में यूज नहीं कर पाते हैं इसको। इसके बाद हम एफिशिएंसी की जिक्र करेंगे। क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी किन किन चीजों में डिपेंड करती है। सबसे पहले आती है प्योरिटी, मेटालिक आयंस, अमोनिया, पीएच, टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन। पहली जो फॉर्म है वो है प्लेन क्लोरीनेशन। अगर हम वाटर को सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ हम उसको क्लोरीनेशन करते हैं, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। इसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है वो है प्री क्लोरीनेशन। If the chlorination is done during coagulation or during filtration, that time is known as pre-chlorination. The dose varies for both the process. अगर हम coagulation के दौरान जब ऐड करेंगे तो हमारा डोज रहता है 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर हम ये फिल्ट्रेशन के दौरान ऐड करेंगे तो हमारा डोज रहता है 0.1 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसकी टाइप वो है पोस्ट क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीनेशन हम लास्ट ट्रीटमेंट करते हैं अपने वाटर को, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। और इसका जो अगला टाइप है वो है डबल क्लोरीनेशन। ये जो डबल क्लोरीनेशन, अगर हमारे पास हाईली पोल्यूटेड वाटर होता है तो उस टाइम हम डबल क्लोरीनेशन करनी पड़ती है। डबल क्लोरीनेशन में हम प्री क्लोरीनेशन भी करते हैं और पोस्ट क्लोरीनेशन भी करते हैं। अब इसका जो और एक टाइप आता है वह सुपर क्लोरीनेशन।
अगर किसी जगह एपिडेमिक होता है, वहां मास ट्रांसफर ऑफ डिजीज होता है, तो वहां पर हम क्लोरीन 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर इस कंसंट्रेशन में डालते हैं, ताकि हमारा जो रेजिड्यू वो 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर रेजिड्यू में 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर वो पानी में रहे। तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। लेकिन ये सिर्फ हम एपिडेमिक के टाइम पे करते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, इट इज डिक्लोरिनेशन। अगर हमारे वाटर में ज्यादा क्लोरीन अवेलेबल होगा तो उस वजह से बैड टेस्ट एंड ऑर्डर वहां पे प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से हमें उसको डिक्लोरिनाइज करना पड़ता है। तो डिक्लोरिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर। इसमें हम कुछ ये जो केमिकल्स यूज करते हैं, जिसमें आता है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम फेरोसल्फेट, इसके अलावा इसमें आता है एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम एर्सेनाइड आता है इसमें। तो बहुत से केमिकल्स की वजह से हम ये डिक्लोराइज कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट टाइप होता है वो है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हमें क्लोरीन का डोज कितना डालना है वाटर में, लीटर में, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना डोज ऑफ क्लोरीन वाटर में डालेंगे, ताकि हमारे पास जो रेजिड्यू रहेगा पानी में वो रहेगा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। इसका जो मतलब इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको इस डायग्राम की मदद से आपको दिखाऊंगा। हम एक वाटर सैंपल लेते हैं और हम उसमें पहले क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड क्लोरीन या क्लोरीन एडेड। जब हम इसमें पहले डालते हैं क्लोरीन, तो वहां पे पहले स्टेज में क्लोरीन ये इट वर्क्स पहले डिसइंफेक्शन करता है और ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स करता है पहले। तो इस वजह से पहले स्टेज में हमें क्लोरीन डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जब पहले स्टेज में इसने इन दो कामों को कंप्लीट किया है, उसके बाद हमें दूसरे स्टेज में हमें रेजिडुअल क्लोरीन जो है, यहाँ से आप देख सकते हो, रेजिडुअल क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब बढ़ने लगती है, क्योंकि पहले स्टेज में क्लोरीन अपना काम कर देता है। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट्स। यहाँ पे बैड्स में लाती है पानी से, जिससे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट्स। यहाँ से यहाँ पे जो क्लोरीन की डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इट इज मोर देन द अप्लाइड क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारा कंबाइंड जो रेजिड्यू बनता है ये भी फ्री होता है, ये भी मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, ये भी इसमें लगता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट जो बैट्स में खत्म होती है और हमारे यहाँ पे हमें एक डोज मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट डोज। ब्रेक पॉइंट डोज के बाद हम जो भी क्लोरीन इस वाटर सैंपल में ऐड करते हैं वो फ्री रेजिड्यूल की फॉर्म में रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो यहाँ पे वो सारा फ्री रेजिड्यूल की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि डिसइंफेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वाटर सैंपल है, उसमें टर्बिडिटी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है, तो हम वहां पे सिर्फ क्लोरिनेशन करके ही उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम क्लोरिनेशन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फ्यूचर में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को भी ये प्रिवेंट करता है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जिन फैक्टर्स पे क्लोरिनेशन डिपेंड करता है, तो इन फैक्टर्स की हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए व्हाइल कैरिंग आउट द प्रोसेस। थैंक यू। Can you please elaborate the factor? Could you please elaborate that how factor that efficiency of the chlorination on which factors it depends? आप इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ क्लोरिनेशन किस पे डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। जो पहला फैक्टर है हमारे पास टर्बिडिटी है। अगर हमारे वाटर सैंपल की टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो हमारी एफिशिएंसी ऑफ क्लोरिनेशन डिक्रीज होगी। अब हम देखेंगे कैसे डिक्रीज होगी। टर्बिडिटी होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। अगर हमारे पानी में ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, फिर हम उसमें जब क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन डालने के बाद वो क्लोरीन उन सस्पेंडेड सॉलिड्स में अटैच होता है, जिसकी वजह से क्लोरिनेशन के लिए हमारे पास कम क्लोरीन बचता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी कम निकल के आती है। तो दूसरा इसका फैक्टर है वो है मेटालिक आयन्स। अगर ज्यादा मेटालिक आयन्स हमारे वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे, उससे क्या होता है, जो ही हम क्लोरीन इस वाटर सैंपल में डालेंगे तो वो क्लोरीन इनकी पहले ऑक्सीडेशन कराएगा, उस वजह से हमारा कुछ क्लोरीन इनकी ऑक्सीजन के लिए जाया होगा और हमारी एफिशिएंसी को कम दिखेगी। द थर्ड वन इज इट इज प्रेजेंस ऑफ NH3। अगर हमारे पास वाटर में ज्यादा अमोनिया प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इसका रीजन ये है द क्लोरएमाइन्स दे आर 25 टाइम्स लेस इफेक्टिव देन फ्री क्लोरीन, तो उनकी जो एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे भी इसकी एफिशिएंसी कम होती है। पीएच अगर हमारी वर्किंग रेट से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल
जो हमारा क्लोरीनेशन में जो हमारा ऑप्टिमम पीएच होता है वो है बिटवीन 5 to 7। अगर इस रेंज से ज्यादा पीएच होगा तो उस टाइम जो हमारी एफिशिएंसी वो कम होगी, क्योंकि वहां पे इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 8 वहां पे हाइपोक्लोराइड आयन बनता है। हाइपोक्लोराइड आयन की एफिशिएंसी होती है इट इज रीच 89 डिग्री देन हाइपोक्लोरस, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें 5 to 7 में इसी में मेंटेन करना पड़ता है। The next one is temperature। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, as you know, if there is 10 degree increase in temperature, the rate of reaction gets doubled। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर वर्किंग रेट से ज्यादा होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उससे। टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा होगा तो उससे भी हमारी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। द रीजन बीइंग दैट जो अकॉर्डिंग टू वाटसन्स लॉ, द एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो तो उस लॉ से हम ये निकालते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है एज पर वाटसन्स लॉ। थैंक यू। सर जो आपने इससे पहले भी टॉपिक उठाया ना ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, आई वांट टू नो कि उसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किस स्टेज में होती है और वो क्यों होती है? जो हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होती है, मैंने पहले भी बोला कि थर्ड स्टेज में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है। यहाँ पे ये होती है पंचम से मिला के स्टार्ट इनिशियली थर्ड स्टेज। इसका रीजन ये है, ये पहले दो स्टेजेस में ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती है, इसकी डिकम्पोजिशन क्यों नहीं होती है। इसका रीजन ये है जो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी हाई। एज अ रिजल्ट पहले ही करता है, पहले मिनरल्स को डिकम्पोज करता है और ये डिसइंफेक्शन पहले करता है, तो उसके बाद ही करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हमें ज्यादा चाहिए होती है जो हमें थर्ड स्टेज में फुलफिल होती है, इसलिए ये थर्ड स्टेज से मतलब स्टार्ट होता है। हाँ, आप एक मुझे बताइए, आप जो है ना स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब आपने पहले कहा कि स्टेज 1 में ज़्यादा क्लोरीन होता है और थर्ड में भी, आप मुझे एक मतलब ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है ना, जैसे क्या नंबर, मतलब उसमें इतना परसेंटेज की ये होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिमेन, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन चेंज। इट डिपेंड्स अपॉन, ये परसेंटेज नहीं है, देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है सारा जो आपका जो वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल में आपकी मिनरल्स किस टाइप के, कैसे मिनरल्स है, कितने कंसंट्रेशन हुई और ये वाटर कैसा है। अगर ये ज्यादा पोल्यूटेड होगा तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन डिमांड फर्स्ट स्टेज में ज्यादा आएगी। इसी हिसाब से अगर मिनरल्स इसमें ज्यादा होंगे तो मिनरल ज्यादा होने की वजह से हमें ज्यादा क्लोरीन लगेगा इसमें डिकम्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे जो रेजिडुअल क्लोरीन यहाँ से है तो रेजिडुअल क्लोरीन हमें कम बनेगा। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। स्टेज 4 में 45 डिग्री, तो उसकी क्या वजह होती है कि सिर्फ 45 डिग्री ही मतलब ये एंगल बनाता है विद हॉरिजॉन? देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, और जो क्लोरीन हम यहाँ से यहाँ तक ब्रेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हम क्लोरीन डालते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन 45 डिग्री बनाता है, ये कैसे बनाता है, मतलब ये 245 बनाता है, 62 नहीं बनाता है। देखिए जो यहाँ तक हमें क्लोरीन लगता है तो यहाँ पे हमने सारा कुछ रिमूव किया होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज होता है, मिनरल्स की वो भी होती है डिकम्पोजिशन, और डिसइंफेक्शन भी कंप्लीट होती है। यहाँ से जो भी हम क्लोरीन इस वाटर सैंपल में डालते हैं इट अपीयर्स एज फ्री क्लोरीन। जो इस साइड से हमारा एडिड क्लोरीन है, इस साइड से हमारा रेजिडुअल क्लोरीन है, तो यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ अप्लाइड क्लोरीन, ये आता है जिसके बराबर क्लोरीन रेजिडुअल, क्योंकि वहां पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो ये फ्री ही रहता है। अगर यहाँ ये साइड भी सेम है और ये साइड भी सेम है, अगर ये दोनों साइड सेम है, अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे tan 45 = 1 और ये दो साइड इक्वल आएगी, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल होता है।